गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइडेड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 549 अनामिका ऑक्शन में। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के दिए हुए सबूत को वेदिका पूरी पार्टी में सबके सामने दिखाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से माया के ऊपर सब बहुत गुस्सा होते हैं। अब आगे सारे रिश्तेदार मिलकर माया को मारे जा रहे थे। ठीक उसी वक्त जॉइंट स्क्रीन फिर से चमक उठी और इतने सालों तक माया ने कैसे उस ड्राइवर के परिवार को एक भी पैसा नहीं दिया और उन लोगों को सताया, और उसके अलावा उन्होंने मारने के लिए भी एक किलर को हायर कर रही थी। सब कुछ एक्सपोज हो गया। कोई सांस भी ले पता उससे पहले ही माया के कामों के बाद निशांत की हुई सारी बुरी चीजें एक एक करके स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। वह बुरे लोगों की संगत में आ गया था, उनके साथ अलग अलग तरह के नशे करना, लोगों को इस हद तक मारना कि लगभग उनकी आधी जान निकल जाए, कुछ यंग लड़कियों का रेप करना, और यहाँ तक कि एक हिट एंड रन केस में भी शामिल था जिसकी वजह से एक बूढ़े इंसान की जान गई थी। ये सारे वह इंसिडेंट थे जो माया जानती थी और अपने हस्बैंड से छुपाकर अपने बेटे को बचाने के लिए सीक्रेटली उनसे डील कर रही थी। जब सारी भीड़ शॉप में खड़ी थी तभी उन्हें और यह भी पता चला कि निशा ने क्यों आई के डिजाइन चोरी किए हैं, जिसकी वजह से उसे आज आधी रात तक कंपनसेशन देना होगा और पब्लिकली माफी मांगनी होगी, वरना उनके ऊपर केस हो जाएगा। और उसके अलावा उसने स्कूल में अपनी गैंग के साथ मिलकर एक लड़की को इतना ज्यादा परेशान किया जो गरीब थी, जिसकी वजह से परेशान होकर उस बेचारी गरीब लड़की ने सुसाइड कर लिया, और वह भी अब सबके सामने आ गया था। सही कहा जाता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। देखो बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग नहीं है, इसका राम शंकर से कोई लेना देना नहीं है। ये सब इस घटिया औरत का ही काम है, इसने ही बच्चों को इस तरह बिगाड़ कर इतना खतरनाक बना दिया है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि 18-19 साल का निशांत इतने सालों में इतनी घटिया घटिया चीज कर सका है। क्या इसके जैसा इंसान हमारे परिवार में रहने के लायक भी है? मुझे हमेशा से पता था कि निशांत रूड है और लोगों को नीचा देखा है, मगर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वह इतना एरोगेंट, घटिया और हार्टलेस है। निशांत साइड में खड़ा होकर सारे रिलेटिव्स और नेबर्स की यह बातें सुन रहा था और वह दौड़कर जाकर वीडियो बंद करना चाहता था, मगर दीपक को वहां सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा था और उसकी तरफ कोल्डली देख जा रहा था, जैसे निशांत के उस तरफ आते ही उसे मार डालेगा। निशांत पहले कुछ दिनों में ही दीपक को परेशान करने की कोशिश करता था और उसे समझ में आ गया था कि दीपक से पंगा लेने लायक है नहीं, लेकिन किसी तरह उसने उस वीडियो को बंद करने के लिए हिम्मत तक इकट्ठा की और ऊपर सीडीओ के पास गया और दीपक को धक्का देने की कोशिश की वीडियो ऑफ करने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड दीपक ने एक स्विफ्ट किट के साथ उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। निशांत एक बिगड़ा हुआ अमीर जादी था जिसने अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं फेस की थी, इसलिए उन 2-4 सीढ़ियों से गिरते ही वह अपनी पीठ पकड़कर रोने लगा और कुछ सेकंड्स में बेहोश हो गया। वही शायद राम शंकर जी इतना बड़ा सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वह पीछे की तरफ घर गिरने लगे। वेदिका ने जब अपने डैड को इस हालत में देखा तो वह तुरंत स्टेज पर पहुंची और उन्हें पकड़ लिया गिरने से पहले। वेदिका, बच्चे मुझे मदद करने दो। काशी जी के हस्बैंड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्हें पता था कि वेदिका एक यंग लड़की है, शायद वह उसके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वह अपने डैड को संभाल सके। अंकल प्लीज, मुझे और दीपक को कुछ हैंडल करना है, क्या प्लीज आप हमारे डैड का ध्यान रखेंगे? काशी जी के हस्बैंड ने हाँ में सर हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। माया ऑलरेडी बहुत बुरी तरह पिट चुकी थी, उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, कहीं कहीं से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था और निशा भी इस झगड़े से बची नहीं थी, उसका फेस भी पूरी तरह से फुला हुआ था और चोटें लगी हुई थी। वेदिका उन्हें घसीटते हुए अपनी मां की समाधि पर ले गई और उन्हें की मार कर घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया, और वही दीपक ने बेहोश निशांत के पेट पर एक लात मारी जिसकी वजह से वह दर्द के मारे चिखा और होश में आ गया। केला हाय करती हो? वेदिका ने माया को मारते वक्त बिल्कुल भी अपनी ताकत नहीं रोकी थी। मैं आज अपनी माँ को न्याय दिला कर रहूंगी, उन्हें बिना ये पता चले उनके मौत हो गई कि एक घटिया और कैरेक्टरलेस औरत जो उनके लिए अजनबी थी उनके साथ इतना क्रूएल कुछ कर सकती है। वेदिका, तुमने माँ के साथ क्या कर दिया है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम इसी तरह करती रही तो वह मर जाएगी। मेरी मॉम ऑलरेडी मर चुकी है तो तुम्हारी माँ को जीने का क्या हक है? वेदिका ने पूछा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वेदिका के इस तरह के गुस्से को देखकर निशा हैरान हो गई। वेदिका को तो कमजोर और बीमार होना चाहिए था, मगर वह एक बॉक्सिंग कोच से भी ज्यादा अच्छी से फाइटिंग कर रही थी और उसकी मां को मारे जा रही थी।
अब तुम्हारी बारी है। वेदिका की बातें सुनकर निशा को अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। अब वह क्या करेगी? वह लोग जहाँ पर है वहाँ पर कोई भी नहीं है और वह मदद के लिए चिल्लाएगी तो क्या कोई आएगा मदद करने के लिए? वह मदद के लिए चिल्ला रही थी जब वेदिका ने उसे गाड़ी की डिक्की में डाला और इस जगह ले आई थी। वह मदद के लिए चिल्लाती तो शायद उसके रिलेटिव पुलिस वालों को फोन कर देते। और वही दीपक लगातार निशांत को मारे जा रहा था, क्योंकि जब से वह इस घर में है तब से निशांत ने उसे बहुत परेशान किया था। और वही निशांत डर के मारे रोते हुए बोला, मॉम प्लीज मेरी मदद कीजिए मॉम। माया अपने ही दर्द में काफी ज्यादा उलझी हुई थी, मगर फिर भी वह नीचे झुके हुए चिल्लाई, मेरे बच्चे को मत मारो मॉम, मदद कीजिए। निशांत जाकर डरपोकों की तरफ अपनी मां के पीछे छुप गया और कांपते हुए उसने दीपक और वेदिका से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जो भी सालों पहले तुम्हारी मां के साथ हुआ था वह सब कुछ मेरी मां ने किया था। मैंने नहीं, हाँ पक्का मैंने किसी का गाड़ी एक्सीडेंट किया था, यहाँ तक कि कुछ पैसे भी चुराए, मगर किसी को हर्ट नहीं किया। मैं उन सब के पैसे वापस लौटा दूंगा और उस इंसान की फैमिली को भी ढेर सारे पैसे दूंगा। बस मुझे जाने दो, जो भी तुम्हें इसको सेटल करने हैं या फिर अपना गुस्सा निकालना है वह मेरी मॉम के साथ करो। ये सुनकर निशा लगभग गुस्से में बेहोश आने वाली थी। निशांत, क्या तुम इंसान भी हो? मॉम को इतनी मार पड़ी है, अगर उन्हें और मारा गया तो वह मर जाएगी। अगर वह मरने ही वाली है तो वह अपने साथ दूसरों को क्यों बर्बाद कर रही है? निशांत ने चिल्लाते हुए कहा, मैं पूरे परिवार का इकलौता वारिस हूँ और मुझे मुसीबत में नहीं पड़ना। बस इसे छोड़ दो। माया ऑलरेडी बहुत बुरी तरह पिटी हुई थी, मगर फिर भी वह अपने बेटे को बचाने के लिए वेदिका से भीख मांगते हुए बोली, वह इनोसेंट है। क्या तुमने सुना? मेरी मॉम खुद कह रही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मैं कसम खाता हूँ कि मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा, ऐसे नाटक करूंगा कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं और मुझे कुछ नहीं पता। अपने बेटे की सारी बातें सुनकर माया का दिल टुकड़ों में टूट रहा था और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। वह जिस बेटे को इतना प्यार करती थी, इतनी सारी गलतियां उसने छुपाए, उसे उसके जीने या मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निशा भी अपने भाई से उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट थी और वही वेदिका ने सार्कास्टिकली कहा, मोम देखा आपने, जिस औरत ने आपको नुकसान पहुंचाया उसने एक यूजलेस बेटे और एक ऐसी बेटी को बड़ा किया है जो अपनी कीमत से ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। उसके बाद उसने बहुत ही तेजी से माया के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए अपनी माँ की कब्र पर ले आई। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं तो मेरी माँ की कब्र पर 100 बार अपना सर पटको और तुम भी एक भी बार कर नीचे लगा तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। निशा और निशांत ने ये सुनकर तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपना सर उस ठंडे पत्थर पर मारना शुरू कर दिया और लगातार आई एम सॉरी बोलने लगे। माया भी रोते हुए ऐसी दिख रही थी जैसे उसे बहुत रिग्रेट हो रहा हो और वह रोते हुए बोली, मैं उस वक्त अंधी हो गई थी जो मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाए। आई एम सॉरी। वेदिका की आंखों में हल्के आंसू आ गए थे, लेकिन उसने किसी तरह अपने आंसुओं को अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिया जब तक वह लोग 100 बार अपना माथा नहीं पटकते। उसके बाद वेदिका ने माया के पास जाते हुए कहा, मुझे सचमुच तुम्हें वह दर्द के एहसास करवाना है जो मेरी मॉम ने फील किया था जब उनके पैर चले गए थे और वह अपाहिज हो गई थी। ये सुनकर तीनों ने वेदिका की तरफ हैरानी से देखा। उनकी माफी उन्होंने मांग ली है और इस तरह 100 बार सर भी पटक लिया है ताकि उनके सर से खून भी आ रहा है और अब वेदिका उनके पैर तोड़ना चाहती है। क्या इस दुनिया में कोई न्याय नहीं बचा है? जो तुम कर रही हो वह कानून के खिलाफ है, निशांत ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा और आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही दीपक ने वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे ले जाकर ठीक उसके पैरों पर गिरा दिया। वह हड्डियां टूटने की आवाज से उन दोनों की रीढ़ की हड्डी को डरा रही थी। निशांत चिल्ला रहा था और उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। माया अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही वेदिका ने एक बहुत तेज किक की घुटनों पर मारी। मॉम, निशा को भरोसा नहीं हो रहा था। हमेशा शांत और डरे हुए रहने वाले उसके ये सौतेले भाई बहन रुतलेस है। वह वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे उसने उसने सोचा था। वह लोग पूरी तरह से पागल है। उनकी पिटाई करने के बाद वेदिका और उसके भाई ने उन्हें ड्राइवर की फैमिली के साथ छोड़ दिया, जो माया को देखते ही अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और जितनी भी ताकत थी वह लगाकर उन तीनों को मारने लगे। यह मारपीट तब तक चलती रहेगी जब तक वहां पर पुलिस सायरन की आवाज नहीं सुनाई देने लगी और बाकी सब लोग पीछे हट गए। मॉम, शायद अब इसके बाद आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। वेदिका ने मुस्कुराते हुए अपनी पर्स में रखी अपनी माँ की फोटो को देखा और फिर नीचे झुककर अपनी माँ की कब्र पर सर झुका लिया। वहीं दूसरी तरफ रात के 8 बजे अनामिका और हरीश ऑक्शन के एंट्रेंस पर पहुंचे। कौन सेम है? अनामिका ने अपने बगल में बैठे हुए आदमी से पूछा।
उस डिम लाइट की वेन्यू में हजारों लोग थे और इस तरह किसी को एक इंसान को वहां ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। मैंने सुना है कि वह किसी तरह की मेडिसिन के लिए डेस्परेट है। जो भी यहाँ पर जो मेडिसिन के लिए बोली लगाएगा सबसे ज्यादा वही होगा। हरीश ने शेयर किया और उसकी भौहें आपस में कंफ्यूजन में सिकुड़ी हुई थी। बॉस, वह मेडिसिन क्या है और यह किस चीज के इलाज में काम आती है? उस मेडिसिन का नाम काफी स्ट्रेंज था जो आज तक उसने कभी नहीं सुना था। वही हरीश का सवाल सुनकर अनामिका की आंखें डार्क हो गई। यह किडनी को टोनिफाइंग करने के लिए है। इंटरेस्टेड हो इसमें? मुझे इस दवाई की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरी किडनी बिल्कुल सही है, हरीश ने जवाब दिया और तभी अचानक उसने कुछ सोच कर कहा, लेकिन मार्केट में तो बहुत सारी दवाएं मिलती है किडनी के इलाज के लिए और उन्हें न्यूट्रिशंस करने के लिए, तो फिर वह इस मेडिसिन को खरीदने के लिए इतना क्यों जोर दे रहा है? यहाँ ब्लैक में मार्केट में अपनी जान खतरे में डालकर आने का क्या मतलब हुआ? यह कोई नॉर्मल बूस्टर नहीं है, इसमें कई तरह के सब्सटेंस मिले हुए हैं। वह रातों रात किसी आदमी की यौन एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है मगर बॉडी को खराब कर देता है। ये बैन है कई देशों में और इसका लगातार इस्तेमाल करने से इसकी आदत लग जाती है, बिल्कुल ब्लैक मार्केट की चीजों की तरह। तब जाकर हरीश को पूरा मामला समझ में आया। तभी यह चीज ब्लैक मार्केट में बिक रही है क्योंकि वह इतनी पावरफुल है। वेट अ सेकंड, लेकिन बॉस को इसके बारे में कैसे पता? वह कितनी सेवेज है? तभी ऑक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले जो आइटम बिडिंग के लिए आया वह कोई कॉर्न कलर था जिसमें बहुत सारे ग्रेव से और जो दिन के उजाले में कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था और उसे देखने का नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद मेडिसिन आए और उसे मेडिसिन के इस्तेमाल को बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए बिडिंग बहुत ही कम थी जब तक लास्ट में किसी ने उसे $2,800 में खरीद नहीं लिया। वह एक आदमी था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उस सेटिंग एरिया में बैठा हुआ था। उसने एक वह पुरानी फटी हुई हैप पहनी हुई थी और वह एक ब्लू कलर वकर वाले कपड़ों में था, जिसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह कैसा है और क्या करता है। जब स्टाफ ने उसके पास पेमेंट कोड लाकर दिया तो उसने स्कैन किया और प्राइस देने के बाद अपना सामान लिया और वहां से जाने लगा। इस चीज के लिए $2,800। हरीश क्लियरली इसे पैसों की वेस्टेज मान रहा था। अनामिका ने खड़े होकर उस आदमी को फॉलो करते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर वह मेडिसिन उस तरीके से डेवलप हो गई जिस तरीके से मैं जानती हूँ तो उसकी कीमत कम से कम $10 लाख से ऊपर जा सकती है। क्या कहा आपने? हरीश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई मगर वह बोलने से रोक नहीं पाया। मगर उसे देखकर लगता तो नहीं है कि वह कोई ऐसा इंसान है जो लैब या फिर मेडिसिन के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो। क्या तुमने कभी टीम वर्क के बारे में सुना है? या फिर उसके पास उसे किसी और को बेचने का प्लान हो? शायद वह किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को हाई प्राइस पर भेज दे। अनामिका साइड के रास्ते से जा रही थी और उसने सीटिंग एरिया को पीछे छोड़ दिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइडेड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइडेड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 550 से मर गया। अब तक आपने पढ़ा कि जहां एक तरफ वेदिका अपनी मां की मौत का बदला ले लेती, वहीं दूसरी तरफ अनामिका हरीश के साथ ऑक्शन में पहुंच गई है। अब आगे अनामिका सेम का पीछा कर रही थी और शायद अटेंशन उसके ऊपर ना जाए इसलिए ऑक्शन खत्म होने के बाद से बैकडोर से निकल रहा था। बैकडोर एक वह झाड़ियां के पीछे की तरफ था और पुराने से मैदान में खुलता था, जहां अंधेरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ निकल जाएगा। जैसे ही सेम उन झाड़ियां से निकलकर बाहर आया, कई सारे हथियारों वाले आदमियों ने उसकी तरफ हथियार पॉइंट करके उसे यह घेर लिया। समय अपने आदमियों के साथ उसे पकड़ने आया था। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सेम को नहीं पता था कि वह लोग कौन हैं। बस उसे पता था कि वह मुश्किल में है और वहां से भागने की कोशिश की, मगर अनामिका और हरीश जो उनके पीछे आए थे तुरंत उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। पकड़ लो उसे, समय ने कमांड दिया और उसके गुंडे आगे बढ़ने लगे। अनामिका ने देखा कि वह लोग सेम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई। तुम फिर से? समय ने उम्मीदें की थी कि यह लड़की हर जगह उनसे भी टकरा जाएगी। क्या तुम जानबूझकर हमसे पंगा ले रही हो?
पिछली बार डायमंड रिंग में इस लड़की की वजह से ही बॉक्सिंग मैच में तमाशा हो गया और इस तमाशा में सेम भाग गया था और अब उसने इस मौके पर भी सेम को पकड़ लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि सचमुच वह लोग एक ही साइड पर हो? कौन हो तुम? सेम स्ट्रगल कर रहा था और वह इस यंग लड़की की मजबूत ग्रिप को देखकर शॉक था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक टीनेजर लड़की के पास इतनी ताकत होगी। पक्का जितना उसकी आंखें देख रही है उससे ज्यादा वह ताकतवर है। बॉस अब हम क्या करें? हरीश हैरान हो गया था। एक और आदमियों का ग्रुप वहां था और वह उनसे सेम को छीनने की कोशिश कर रहा था और उन सबके पास काफी हथियार थे और जबकि वह लोग बिना किसी हथियार के निहत्थे खड़े थे। अचानक से बहुत सारे और हथियारों वाले आदमी ऑक्शन के अंदर से बाहर आने लगे। वह सब समय के इशारे पर आए थे और वह लोग पूरी तैयारी करके बैठे थे अंदर बाहर चारों तरफ से, ताकि आज रात किसी भी कीमत पर सेम भाग ना सके। अब अनामिका और हरीश चारों तरफ से अपने आप को गिरा हुआ पा रहे थे। बॉस शायद हमें अभी के लिए इसे उन्हें दे देना चाहिए, हम किसी और वक्त उनसे छीन लेंगे। हरीश ने एक ओवरलुक सिचुएशन को देखा और रियलाइज हुआ उनके पंजे से सेम को लेकर भाग पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तुम्हारे दोस्त के पास दिमाग है। एक डेविल स्माइल समय के होठों पर आ गई, मगर आज तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जाओगी। वह इस लड़की को 2 दिनों से ढूंढ रहा था और अब जब वह खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी, तो आज रात वह उसे भी पकड़कर लेकर जाएगा। बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो तुम। अनामिका ने सेम को हर्ष की तरफ धक्का दिया और तेजी से वार करना शुरू कर दिया। समय ने उम्मीद नहीं थी कि एक इतनी छोटी सी लड़की उसे नीचा देखेगी। लास्ट टाइम जब वह लोग मिले थे वह थोड़ा सा लीनियंट हो गया था, जिसकी वजह से उसने उसे थोड़ी सी ढील दे दी थी। लेकिन इस बार उसे भी अपना प्राइड वापस चाहिए था। उसने भी स्विफ्टली अकाउंटर मूव करना शुरू कर दिया और वह दोनों जल्दी एक फाइट में उलझ गए। जब बाकी सब ने देखा कि वह सेम हरीश के पास है तो वह लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे और बोले उसे हमारे हवाले कर दो। बॉस बॉस, हरीश ने नर्वस होकर अपना गला गिला किया जब उसे एहसास हुआ कि सारी नजरें उसके ऊपर है। उन लोगों ने उसे घेर कर पूरा एक सर्कल बना लिया था और धीरे धीरे उसके नजदीक आते जा रहे थे। वह हेल्पलेसली उन्हें और उनकी गन्स को देखे जा रहा था जो डायरेक्टली उसकी तरफ एम की हुई थी। हरीश ने सोचा कि अब वह यहाँ से नहीं बच सकता, भले ही उसके पास पंख होते उड़ने के लिए, मगर फिर भी वह लोग उसे गोलियों से भून देते। जब अनामिका ने समय को हरा दिया तो उसने देखा कि भीड़ ने हरीश को घेरा हुआ है। तो उसने समय को पकड़ा, उसकी बंदूक ली और उसके सर पर पॉइंट करते हुए कहा, एक और इंच नजदीक जाओ, उसके बाद मैं इसे शूट कर दूंगी। ये देखकर सारी भीड़ हिचकिचाने लगी क्योंकि उनके रुथलेस बॉस समय अब हेल्पलेसली एक लड़की की पकड़ में थे और समय को बहुत बुरी तरह मार पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही बुरा दिख रहा था। समय अब अपना सर नहीं उठा पा रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी इस लड़की की फाइटिंग स्किल उससे भी बेहतर होगी। लास्ट टाइम किसी ने स्मोक बॉल डाल दिया था और लाइट बंद कर दी थी, इसी दौरान वह वहां से भाग गई और पर्सनली उसने उसके साथ लड़ाई नहीं की थी। लेकिन अब वह बस यही एडमिट कर सकता था कि दुनिया में उससे भी बेहतर कोई हो सकता है। उसने इस लड़की को छोटा समझकर अंडर एस्टिमेट कर दिया। समय सर, किसी ने भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उन सबको अपने बॉस की जान की फिक्र थी। मगर समय में अभी भी हिम्मत थी और उसने कहा, डरो मत, वह मुझे शूट नहीं कर सकती। आज हम इन सबको अपने साथ लेकर रह जाएंगे। इंतजार किस चीज से कर रहे हो, आगे बढ़ो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म किया अनामिका ने गन उसके सर के और भी करीब कर दी, यहाँ तक कि ट्रिगर भी खींच दिया। उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा कोल्ड और पागलों वाली थी। देखो दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो अपना मुंह बंद कर लेता, क्योंकि मेरी बॉस किसी पर दया नहीं दिखाती और वह इसी वक्त तुम्हें भगवान के पास पहुंचा देगी। हरीश, जिसने सेम को पकड़ा हुआ था, उसने सिंपैथी वाले तरीके से एडवाइस दी, शायद तुम्हें अपने लोगों को पीछे हट जाने के लिए कहना चाहिए था। हमें बस यह आदमी चाहिए, हम झगड़ा के मूड में बिल्कुल नहीं है। यह आदमी हमारे साथ जाएगा। समय ऑलरेडी पिछली बार हार गया था और इस बार वह किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ने के लिए अटा था। ना सिर्फ ये, मगर मुझे तुम दोनों भी चाहिए। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। अनामिका ने ट्रिगर खींचा और बंदूक चला दी, जिसकी वजह से गोली ठीक उसके बालों के पास से होकर गई। सारी भीड़ हैरान हो गई। यहाँ तक इस समय खुद भी डर गया था। जब उसने अपने बालों को जमीन पर गिरते हुए देखा तो ऐसा फील हुआ जैसे उसके पैर कमजोर हो गए हो। उसने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की एक्चुअली में ट्रिगर खींच देगी। मिस हो गया। अनामिका ने वह गन फिर से समय के सर पर रखते हुए कहा, इस बार सचमुच तुम्हारे सर के आर पार जाएगी गोली। सब लोग बहुत बुरी तरह हैरान थे और समय के आदमी अपने आप पीछे हट गए। उन्हें भरोसा हो गया था कि सचमुच ये लड़की समय पर गोली चल सकती है और वही हरीश को लगा जैसे उसे एक उम्मीद नजर आई हो।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बॉस चीजें इस तरह बदल देंगी। जैसे ही वह सोच रहा था कि यहाँ से वह लोग बचकर निकल जाएंगे, किसी ने एक मूव किया और बहुत ही लाइट की स्पीड से अनामिका की तरफ वह बढ़ा। बॉस, संभाल कर। हरीश अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही एक इंसान उसकी बॉस की तरफ फाइट के लिए झपटा। उनकी स्किल्स एक दूसरे के बराबर मैच हो रही थी और वह बिल्कुल एक हॉलीवुड एक्शन फिल्म लग रही थी। समय ने उम्मीद नहीं की थी कि समीर यहाँ उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाएगा। उसने अपना सर छुआ और एक गहरी सांस छोड़ी कि उसकी जान बच गई। समीर की स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में सिर्फ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो उसके बराबर में खड़े हो पाएंगे। अब ये लड़की नहीं बचने वाली है। इस लड़की को भी सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि दुनिया में इससे बेहतर कभी ना कभी कोई तो होगा ही। देखते हैं कि ये फ्यूचर में ये भी इतना बोल्ड होती है। फ्यूचर में 1 मिनट समीर यहाँ आ गया, इसका मतलब इस लड़की का फ्यूचर बचा ही नहीं है। ये सारी बातें समीर के दिमाग में घूम रही थी। अनामिका का सबसे पहले कांटेक्ट समीर की चेस्ट से हुआ, जहां वह घाव के निशान और पट्टियां महसूस कर सकती थी। क्या इस आदमी को चोट लगी है? और वही समीर जिसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी स्किल और पावर एक लड़की में होगी, स्पेशली इतनी छोटी लड़की में। वह डेफिनेटली कोई नॉर्मल एवरेज लड़की नहीं है। वह लोग फिर से टकराने लगे और जल्दी ही समीर का स्ट्रांग फोरआर्म अनामिका के पीठ पर जाकर लगा, जिसकी वजह से अनामिका कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई। बॉस, हरीश क्लियरली चोट लगने की आवाज सुन सकता था। पक्का उसकी बहुत उसको चोट लगी होगी। डैम, यस आदमी इसमें इतनी हिम्मत कि वह इस बॉस को मारे। और वही अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी सचमुच उसे मार सकता है। उसने कोल्ड स्माइल के साथ उसे देखा और फिर एक और अटैक किया तो समीर का इंटरेस्ट बढ़ गया। कौन हो तुम? सचमुच वह पिछली बार डेमोना रिंग से बिना किसी चोट के उसकी गैंग को बेवकूफ बनाकर निकल गई और वहां रेस ट्रैक पर उसने उसे हार दिया और अभी फाइटिंग मूव से बराबर की टक्कर दे रही है। क्या ये लड़की किसी ऑर्गेनाइजेशन से है? क्योंकि कोई नॉर्मल फैमिली की बेटी तो इतनी पावरफुल और हिम्मत वाली नहीं हो सकती है। तुम्हारा सबसे बुरा सपना, अनामिका ने कहा और एक सॉलिड किक उसके पेट पर मारी, क्लियरली जिस वजह से वह कुछ कदम पीछे हट गया। वहां पर कुछ सीरियस मसल्स थी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? समीर ने एक अजीब सी स्माइल के साथ चिढ़ाते हुए कहा, मेरे एब्स के बारे में सोच रही हो? ये सुनकर सब लोग स्पीचलेस हो गए। अभी हो क्या रहे हैं यहाँ पर? समीर की बातें सुनकर क्यों ऐसा लगाश रहा है जैसे वह कोई गली का गुंडा है? वही अनामिका ने एक बिट भी मिस नहीं किया और उसके चेस्ट पर फिर से वार किया, जिसकी वजह से समीर के चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी रुतलेस होगी। और वही समय और हरीश भी एक दूसरे से झगड़ा में उलझे हुए थे और बाकी सब सेम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अनामिका ने मदद करने की कोशिश की मगर समीर ने उसका रास्ता रोके हुए था। इस झगड़े के बीच में एक तेज आवाज वहां पर गुंजी, समीर सर, सैम मर गया। ये सुनते ही सारे लोगों के हाथ पैर रुक गए और उन्होंने सर घुमाकर पीछे देखा। अनामिका तुरंत सेम के पास पहुंची, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ। समय ने उसे बॉडी छूने से रोकने की कोशिश की मगर हरीश ने उसका हाथ दूर झटक दिया। मेरी बॉस मेडिसिन के बारे में जानती है, तुम्हें क्या पता है? साइड हट जाओ। समय आज से पहले कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ था और खासकर अपने आदमियों के सामने, इसलिए उसने कहा, मेडिसिन पता होने से क्या होता है? किसी ने उसे गोली मारी है, पीछे हट जाओ और मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। इसे इसके पेट में गोली मारी गई है और यह बहुत खतरनाक जगह पर लगी है और बुलेट में पॉइजन भी था, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर समय स्पीचलेस हो गया। भले ही अनामिका क्लियरली हरीश से बात कर रही थी, समय अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया। बकवास मत करो, इसकी सांसें अभी भी चल रही है। अभी भी सेम की सांसें चल रही थी और वह लंबी लंबी सांस ले रहा था। समय ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, समीर मैं अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। समीर ने हाँ में सर हिलाया और वही हरीश समय के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे हिचकिचाहट थी कि वह लोग समय को इस आदमी को ले जाने दे या नहीं। आफ्टर ऑल यह आदमी इकलौता लीड था जो उन्हें महीनों बाद मिली थी। उसके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये बचाने वाला नहीं है और ना ही कुछ बता पाएगा। इससे काफी खतरनाक जहर दिया गया है, अनामिका ने बिना किसी रेस्क्यू के इंटेंशन के साथ कहा और वही सारे लोगों का ग्रुप उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखने लगा। क्या ये लड़की सचमुच सिर्फ घाव को देखकर जहर का पता लगा सकती है? ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन अगर यह पॉसिबल नहीं होता तो अचानक से सेम पर गिव अप क्यों कर देती, जिसे पकड़ने के लिए इतना बेताब थी? चलो यहाँ से, अनामिका का कमांड मिलते ही हर्ष ने तुरंत एक स्मोक बम गिराया। फिर से यही ट्रिक नहीं? समय इस फील्ड में सालों से था और उसने ऐसा स्मोक बम कभी नहीं देखा था।
वह धुआं बहुत ही ज्यादा गहरा था जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ सेकंड के लिए चक्कर आने लगे और वह लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, देखना तो दूर की बात है। समीर उसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की इंस्टेंट की बेसिस पर, मगर वह बस अपने ही एक आदमी को पकड़ पाया। अनामिका थोड़ी देर पहले ठीक वहीं पर थी, मगर पलक झपकते ही वह वहां से भाग गई। फाइनली जब स्मोक क्लियर हुआ था, अनामिका और हरीश बिना किसी सबूत के गायब हो चुके थे। वह लोग फिर से उनके हाथों से निकाल कर भाग गए थे। ये देखकर समीर के चेहरे पर कोल्ड स्माइल आ गई और उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। ढूंढो उन्हें, इस बार वह किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ कर ही मानेगा। वही तन्मय जो ऑक्शन से बाहर आ रहा था, उसने अनामिका को देखा एक अजनबी लड़के के साथ गाड़ी में बैठते हुए और तुरंत वहां से निकाल कर जाते हुए, जैसे उनकी जिंदगी इसी पर डिपेंडेंट हो। और वही समीर और उसके आदमी उनके पीछे पीछे भागते हुए आए। तब जाकर तन्मय को समझ में आए और बिना सोचे समझे जो रॉयल नेकलेस उसने ऑक्शन में जीता था उसे पढ़कर वह आगे आते हुए बोला, समीर क्या तुम उस रेसर लड़की के पीछे हो जो लाइट फ्लिट की मेंबर है? तुमने उसे देखा? समीर की नजर उसके ऊपर टिकी हुई थी, किस डायरेक्शन में गई है वह? उसे जाने दो। तन्मय ने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और समीर के इंटिमेटिंग ऑरा को फेस करते हुए बोला, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम एक बार उसे छोड़ दोगे तो मैं काफी अप्रिशिएट करूंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? समीर शक भरी नजरों से तन्मय को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था, जैसे उसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश कर रहा हो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 551 आइलैंड खरीदने अनामिका जाएगी। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका सेम को पकड़ तो लेती है, लेकिन उसकी और समीर की गैंग के बीच में झगड़ा के कारण कोई सेम को मार देता है। अब आगे, जैसे ही तन्मय ने कहा कि वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, समीर ने तन्मय के ऊपर से नीचे से देखा और सोचा कि इस लड़के की कब से गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन तभी तन्मय ने अपने हाथ में पकड़े हुए खूबसूरत से बॉक्स को ओपन करके दिखाते हुए कहा, यह नेकलेस मैंने आज ही ऑक्शन में जीता है, वह सचमुच मेरी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं ऐसी चीज क्यों खरीदता या फिर उसे बचाने की कोशिश क्यों करता। वह समीर की फील्ड में नहीं था, वह एक हाई सोसाइटी का अच्छे दिल वाला वेल बिहेव जेंटलमैन था और यह बात सारे सर्कल से फैली हुई थी। तन्मय ने एक बार समीर के ऊपर बहुत बड़ा फेवर किया था, इसलिए इस बार सभी ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया उसके एहसान के बदले को चुकाने के लिए। मैं आज रात उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन कल अगर वह मेरे सामने आई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह अपने आदमियों के साथ मुड़ा और वहां से चला गया। तन्मय ने एक राहत की सांस ली और जल्दी से अपने आदमियों को उसे लड़की को ढूंढने के बारे में ऑर्डर दे दिया। उसे इस खतरे के बारे में वॉर्न करना होगा जिसमें वह इस वक्त है। अगर वह उस पर भरोसा करेगी तो वह उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। वही सेम को हॉस्पिटल लेकर जाते वक्त समय देख रहा था कि सेम बुरी तरह कांप रहा है और वह लगभग मौत के किनारे पर था। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, समय ने कहा, तुम्हें मरना नहीं है। क्या तुम्हारी मेरी बात सुनाई दे रही है? तुम्हें बहुत ही खतरनाक जहर दिया गया है, बस मुझे सच बता, 2 सालों पहले वाली लगी आग का और समीर बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएगा। हम तुम्हें बचा लेंगे। समीर के पास बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के कांटेक्ट है और वह ऑलरेडी घर पर इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट और बस 5 मिनट। तभी अचानक सेम ने कांपते हुए समय का हाथ पकड़ लिया। कांपना बंद करो और बताओ कौन है वह। अगर डॉक्टर आज तुम्हें नहीं बचा पाए तो और भी कई सारे डॉक्टर से है, बस जो भी तुम जानते हो वह हमें बता दो, समय ने कहा और नीचे की तरफ झुक गया। उसकी बातें सुनने के लिए सेम के हाथ कांप रहे थे और उसने दरवाजे के बाहर पॉइंट किया और उसके लिप्स हिल रहे थे, मगर कोई भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। बोलो, कम ऑन मैन, तू मर नहीं सकते, बोलो बोलो है ही नहीं। समय बस अपनी आंखों के सामने सेम को लास्ट सांस लेते हुए देख सकता था। जो उस लड़की ने अंदाजा लगाया था वह बिल्कुल सही था। सचमुच उसे ऐसा जहर दिया गया था जिससे कोई नहीं हुई बच पाएगा। और जब उसने उसकी सांसें चेक की और पल्स चेक किया और उसे यकीन हो गया कि वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसके पास समीर को कॉल करने की रिपोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। समीर वह मर गया है। डॉक्टर ली और बाकी सारी करू वहां पर सेटअप के साथ इंतजार कर रही थी विला में।
बस 5 मिनट में हम उसे लेकर पहुंच जाते वहां, मगर हम उसे वहां लेकर पहुंचे नहीं पाए। शायद किस्मत की कुछ और ही मर्जी थी। सेम इस दुनिया से जा चुका था। समीर हैरान हो गया और उसे रियलाइज हुआ कि वह लड़की पक्का कोई भी असली मेडिकल एक्सपर्ट होगी। तभी उसे पता था कि समीर को बचाया नहीं जा सकता और उसने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। तो उसने कुछ नहीं बताया? समीर ने काफी उदास टोन में पूछा। वह अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पा रहा था। उसने बस मेरा हाथ पकड़ा और बाहर की तरह हो पॉइंट किया। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। बाहर की तरफ पॉइंट किया। समीर को अचानक कुछ सेंस हुआ, वहां पर उस टाइम था। क्या? ज्यादा कुछ नहीं, जहां वह गाड़ी में लेटा हुआ था उससे बस आसमान ही दिख रहा होगा। मुझे नहीं पता कि वह चांद या फिर तारों की तरफ इशारा कर रहा था। शायद वह किसी इंसान के नाम का हिंट दे रहा हो जो आसमान, रात, चांद और तारों जैसा कुछ हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं फिर से उसके कॉन्टेक्ट्स को देखने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसा कोई नाम मिला उसके कांटेक्ट में जो इन एलिमेंट्स से जुड़ा हुआ हो तो तुम्हें उसे इंसान को चेक करना होगा और यह भी चेक करो कि आज ऑक्शन के बैकडोर पर कौन था जिसने उसे गोली मारी। हम करते हैं, समय ने जवाब दिया और डायरेक्ट अपने काम पर लग गया। वही अनामिका ने हरीश को ऑर्डर दिया, चेक करो कि ऑक्शन के पास आज कौन था जब सेम को वह गोली लगी, और पता करो कि उसे किसने गोली मारी। सड़क की सर्विलेंस फुटेज निकालो और किसी ने अगर उन्हें खराब कर दिया होगा तो मुझे बता देना, मैं उन्हें रिस्टोर कर लूंगी। नॉर्मली सड़क पर जो सर्विलेंस कैमरा होते हैं उनमें से ज्यादा मेल फंक्शंस वाले होते नहीं हैं, तब जब तक कोई जानबूझकर उन्हें छुपाने की या फिर बिगड़ने की कोशिश ना करें। आप ब्रिलियंट है बॉस। हरीश ने इस लिड को फॉलो करने के बारे में सोचा ही नहीं था और वह जानता था कि अगर कोई भी सर्विलेंस फुटेज के साथ छेड़छाड़ करेगा तो इसका मतलब वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी बॉस एक स्किल हैकर है और यह उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। हाँ बॉस, शायद हो सकता है कि वह लोग हमारा पीछा कर रहे हो। शायद हमें आज रात के लिए होटल बदल देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप उसे होटल में सेफ रह पाएंगी। क्या हमारे पास फायर एस्केप नहीं है इस्तेमाल करने के लिए? हरीश ने पहले उसके बारे में बताया था कि वहां पर रखे लैंप कोट वेस्ट करने पर जो सोफे के पीछे लगा हुआ है वहां पर एक सीक्रेट फायर एस्केप है जहां से भाग जा सकता है। वह डिजाइन सेलिब्रिटीज और वीआईपी के लिए था जो होटल में रहने पर पब्लिक की नजरों से को अवॉइड करना चाहते थे, जिसकी वजह से अगर वह लोगों को कभी भी जरूरत हो तो वह लोगों स्पेशल एग्जिट से वहां से निकल जाए जो एक्सक्लूसिव प्रेसिडेंशियल स्वीट है। और उसके अलावा अगर वह हमारे पीछे आना चाहते हैं तो वह अब तक आ चुके होते, अनामिका ने कहा। समीर की रेसिंग स्किल्स के हिसाब से वह लोग वहां से गारंटीड शांति से तो नहीं निकाल पाते, मगर सब कुछ बहुत ही शांत है, कोई भी उनके पीछे नहीं आ रहा है, इसलिए अनामिका कुछ चिंता नहीं थी। ओरिजिनली उसका प्लान प्रिंसेस की ड्रेस डिजाइन्स करना और मेडिसिन मटेरियल लेना था और वापस घर जाना था, मगर यह सालों पहले लगी हुई आग का क्लू मिलना एक अनएक्सपेक्टेड ट्वीट्स था। यह एक अच्छा मौका था उस मिस्ट्री को और भी अच्छे से समझने का जो पिछले 6 महीना से परेशान करके रखे हुए थी और उसे कोई भी लीड्स नहीं मिल रहे थे। और वही अगली सुबह हरीश इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बॉस को फोन किया। बॉस, ये समीर आउट ऑफ द लाइन चला गया है। उन्होंने कहा है कि 70 से 80 मिलियन नहीं मिले तो हम लोग उनके आइलैंडर को छू भी नहीं सकते। क्या वह लोग इतने डेस्परेट है पैसे के लिए? बाकी सारे आइलैंड्स उससे बड़े और सुंदर है, वह भी 10 या 20 मिलियन में ही मिल रहे हैं। और आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर दूसरे सस्ते हैं तो मैं दूसरा ही आइलैंड खरीद लूं, और उसके बाद फोन कट कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वह लोग सीरियस है ही नहीं उस आइलैंडर को बेचने के लेकर। जब अनामिका ने देखा कि वह कितने ज्यादा गुस्से में है तो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। बॉस, मगर उसके बाद अचानक से उन्होंने कहा कि समीर को हमसे मिलना है। बॉस, क्या आपको लगता है कि यह सेम वही कल रात वाला समीर है? नाम तो एक ही है, या फिर यह इत्तेफाक है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर ही समीर नाम के 2 आदमियों से टकरा गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उससे मिलने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, वह लोग डायरेक्ट उनके जाल में फंस जाए? पॉसिबली। अनामिका को भी पूरा गारंटी के साथ नहीं पता था। क्या तुमने उनकी इंफॉर्मेशन निकाली? मुझे उस समीर की आइडेंटिटी की कोई लीड नहीं मिल रही है। पहले भी कोशिश की थी मगर हमेशा प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन कल रात जी समीर से हम टकराए थे। मैंने उसके बारे में कुछ पता नहीं किया है, मगर जितने गुंडे उसके पास थे वह पक्का कोई मामूली इंसान नहीं होगा। लगता है जितने भी समीर नाम के इंसान हैं सारे के सारे हमें परेशान करने के लिए ही एक साथ बाहर आ गए हैं।
अगर वह सचमुच एक ही इंसान है तो फिर शायद हमें एडवांटेज मिल सकता है। ये सुनकर हरीश को लगा जैसे उसके कान बज रहे हो। एक एडवांटेज। कल रात जो भीड़ थी वह फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं थी और उन लोगों ने ऑलमोस्ट उन लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। बॉस, अगर आपका बनाया हुआ वह होममेड स्मोक बॉम्ब नहीं होता ना तो हम वहीं फंसे हुए रहते हैं और वह लोग हमें मार चुके होते, हरीश ने कहा और वह फिर अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया। लेकिन मुझे कहना होगा पिछले कुछ दिनों से आपके साथ रहना एक थ्रिलिंग एक्शन मूवी को जीने से काम नहीं है, तभी विक्रम और बाकी सब हमेशा ही आपके साथ काम करने के लिए इतना बेचैन होते हैं। वह अपनी बॉस के साथ एक ही दो बार बाहर गया था और उसे एक नया और अजीब सी एक्सपीरियंस मिला था और उसके अलावा उसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। वह सोचता कि कैसे उसकी बॉस उस पर भरोसा करती है। उसे मदद करने के लिए उन्होंने वापस भेज दिया तो हरीश अपने आप को मुस्कुराने रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से उसके खरगोश जैसे दो दांत बाहर दिखाई देने लगे। तुम हंस किस बात पर रहे हो? अनामिका ने उसके सिली एक्सप्रेशन देखते हुए पूछा। नहीं, बॉस, आपके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। क्या तुम कल रात डरे नहीं थे? डर? मैं कांप रहा था, आपने देखा नहीं, लेकिन जब उन्होंने सारे लोगों ने गन हमारी तरफ आम की और ट्रिगर पुल किया और हमारे नजदीक आने लगे तो किसी पता कि उनके वेपन्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं और अचानक से हमारे ऊपर फायर कर देते तो। ये सुनकर अनामिका अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। बॉस, क्या आपने नोटिस किया? आप हाल फिलहाल में पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मुस्कुरा रही है और आप जब मुस्कुराते हैं तो और भी अच्छी लगती हैं। हमेशा मुस्कुराती रहिएगा, आपको चेहरा खूबसूरत लगता है। क्या मैं पहले खूबसूरत नहीं लगती थी? आप थी, मगर वह एक और तरीका का खूबसूरत था। लेकिन अब एक स्वीट और वोम तरीका की खूबसूरत, हर एक चीज में अपना एक चार्म होता है। हरीश ने हंसते हुए कहा। फिर पूछा, तो बॉस, क्या हम आज रात जाने वाले हैं? उन्होंने कहा है कि सारी चीजें हम लोगों नेगोशिएट कर सकते हैं और वह लोग कंसिडर करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हमें बस वहां पर जाना होगा। क्या आपको लगता है कि यह सेम समीर ही होगा? शायद उसे पता है कि हम ही लोग वह हैं जो कल शाम के लिए उससे लड़ रहे थे और चाहता होगा कि हम खुद चलकर उसके जाल में फंस जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी बात होती तो वह लोग आइलैंड कम प्राइस पर बेचने का नाटक करते, जिसकी वजह से हम डील साइन करने के लिए उनके पास जाते, मगर उन्होंने ये कहा है कि वह बस बात करना चाहते हैं। वह बस क्यूरियस होंगे कि हम लोग उस आइलैंडर के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं और उसके लिए इतनी बड़ी कीमत देने के लिए क्यों तैयार है। हम उस आइलैंडर की असली वैल्यू उनके सामने रिवील नहीं कर सकते। अगर हमने कर दिया तो वह लोग या तो पीछे हट जाएंगे और या फिर प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा देंगे जो बहुत अनरीजनेबल होगा। वह लोग बहुत ही चालक है, ये तो बात उन्हें पक्का पता थी और इस वक्त चीज उनके हाथ में थी। चलो आज रात वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर वह इंसान चाहता क्या है। अनामिका को अभी भी इतना केयर फ्री देकर हरीश अपने आप को कहने से रोक नहीं पाया। बॉस, आपके पास सचमुच बहुत ही हिम्मत है। आप इतनी यंग एज में इतना बहादुर कैसे हो सकती है जो अकेले वह हर बार दुश्मन की टेरिटरी में जाने के लिए तैयार होती है। सचमुच आपकी हिम्मत इनक्रेडिबल है। तो क्या तुम लीड लेना चाहोगे? मेरे पास अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, मगर अगर आप मेरे साथ चल रही हैं तो मैं अपनी हिम्मत थोड़ी सी इकट्ठा कर लूंगा। तो तुम्हारा प्लान है कि तुम मेरे पीछे पीछे जाओगे, राइट? इसे तो हिम्मत कहते हैं ना बॉस, जो ज्यादा नंबर होने से आती है। आप बहुत ज्यादा टफ है और हमेशा ही बहुत फिक्र करती है। कुछ भी क्यों ना हो जाए आप पहले मुसीबत में जाएंगी और हमें खतरे से बचा लेती है। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी बारी है ना आपके प्रोटेक्ट करने की, जैसे कि तुमने कल रात किया। अनामिका ने चिढ़ाते हुए कहा तो हरीश हंसने लगा जब उसे याद आया कि कैसे कल रात वह गुंडों और उनके बंदूकन से घिरा हुआ था। अनामिका के लिप्स पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और वह भी हंसने लगी। शाम के 7 बजे हरीश ने गाड़ी होटल के सामने रोकी, मगर उतरकर अनामिका के लिए गाड़ी खोलना की बजाय वह जाकर सामने खड़ा हो गया और गाना गाते हुए इधर से उधर हिलने लगा और उसे अंदर जाने की रोकने की कोशिश करने लगा। बॉस, हरीश को पता नहीं था कि वह कहां से शुरू करे। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट और परेशानी वाले एक्सप्रेशन थे। बॉस, मुझे आज रात समीर से मिलने जाने दीजिए। वैसे भी उन्हें नहीं पता कि असली बाय कौन है। उन्हें नहीं पता कि आप कैसी दिखती हैं। मैं बस कहूंगा कि मुझे वह आइलैंड खरीदने में इंटरेस्ट है और मैं अकेले जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। क्या हुआ? अनामिका ने उसकी बातें सुनकर कुछ गड़बड़ का एहसास कर लिया और पूछा, बताओ मुझे आगे कहानी में क्या होगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।
गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 552 अनोखा स्वागत। अब तक आपने पढ़ा कि तन्मय के कहने पर समीर अनामिका का पीछा नहीं करता और वहीं दूसरी तरफ अनामिका आइलैंड खरीदने के लिए खुद जाने का प्रपोजल आता है। अब आगे हरीश की बातों से अनामिका को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। हरीश थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था और फिर उसने सब कुछ बताने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी बॉस कैपेबल है और अगर वह उन्हें नहीं भी बताएगा तो वह पता कर ही लेंगी। उन्होंने बॉस अभी भी मुझे बताया मीटिंग वाली जगह के बारे में और मुझे पता चला कि वह एक आइलैंड है और वह आइलैंड समीर का है और बहुत ही बुरी तरह फेमस है बेस्ट आइलैंड के नाम से। बेलोरिया में अगर तुम्हारे पास परमिट हो तो तुम खतरनाक जानवरों को भी प्राइवेटली अपना पेट बनाकर रख सकते हो। लोगों का कहना है कि वह आइलैंड पर चिता, शेर, टाइगर्स और जो भी खतरनाक जानवर है उन सब का घर है और वह खुले घूमते रहते हैं, जिसका मतलब था जैसे ही वह लोग आइलैंड पर कदम रखेंगे उसके बाद कोई गारंटी नहीं थी कि वह लोग समीर से मिलेंगे या नहीं। शायद उससे पहले ही वह जानवर उन्हें टुकड़ों में चिरकर मार डालेंगे। क्या तुम भूल गए कि मैं पहले कहाँ रहती थी? अनामिका ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जाकर गाड़ी में सीट पर बैठ गई। वह ट्रायंगुलर जोन में पहले बहुत कुछ देख चुकी है, यहाँ तक कि कई जंगली जानवरों का भी सामना किया है। जब वह घायल हालत में वह जंगल में पड़ी हुई थी तो उसकी खून की खुशबू से वह लोग उस तक पहुंच गए थे, मगर आखिर में उन सबको हराकर वह सरवाइव कर गई थी। मगर बॉस, हरीश अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया जब उसने उसे गाड़ी में जाते हुए देखा। वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर वह आइलैंड बेचना चाहता है और अगर उसे हमसे 70 से 80 मिलियन डॉलर्स चाहिए तो वह अपने पेट्स को दिल खराब नहीं करने देगा। ज्यादा से ज्यादा हमें कुछ स्क्रैच और कुछ चोटें आएंगी और थोड़ा सा ड्रामा होगा एंटरटेनमेंट के लिए, और जब वक्त होगा रुकने के लिए तो वह खुद बीच में आएगा। आफ्टर ऑल 70-80 मिलियन डॉलर्स दाव पर लगे थे, कोई 7-8 मिलियन नहीं। और उसके अलावा अगर उसने हमें आइलैंड पर इनवाइट किया है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमसे सुनना चाहता है कि हम उस आइलैंड को खरीदने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हैं? ज्यादा से ज्यादा वह उनकी जान छोड़ देगा, मगर उन्हें चोट पहुंचने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। वही हरीश को अपनी बॉस का लॉजिक ठीक तो लग रहा था, मगर फिर भी वह उनकी सेफ्टी के लिए परेशान था। आफ्टर ऑल उनकी सिर्फ एक ही बॉस है। अगर भले ही वह लोग मरे ना, लेकिन उनकी बॉस को अगर चोट लग गई तो उसकी गैंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सबसे पहले तो वह लोग उसे उल्टा लटका देंगे। डर लग रहा है, अनामिका ने चिढ़ाते हुए कहा। किसे डर लग रहा है? अगर एक टाइगर आया तो मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा ताकि वह लोग मुझे खा ले और आपको नुकसान न पहुंचाए, हरीश ने कहा। मगर वह अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया। और अगर चीजें गलत हो गई तो आप वहां से भाग जाएगा और कोई सेफ प्लेस ढूंढ लीजिएगा छुपने के लिए। तुम इतने पतले हो कि वह टाइगर तुम्हें 2 बाइट्स में ही पूरा का पूरा निगल जाएगा। जब तक मैं भागना शुरू करूंगी वह ऑलरेडी मेरे ऊपर हमला कर चुका होगा। तो फिर क्या हम यहाँ से जाते वक्त एक मीट शॉप से कुछ मीट अपने साथ लेकर चले ताकि उनके सामने फेंक दे और हमें भागने का टाइम मिल जाए? अनामिका उसकी बातें बहुत ही हैरानी भरी लग रही थी और जैसा कि उन्होंने सोचा था, जैसे ही वह लोग आइलैंड पर आए एक टाइगर उनका इंतजार कर रहा था और उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में भूखी नजरों से देखे जा रहा था। भगाना मत, अनामिका इसके लिए पहले ही से तैयार थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कि एक बार अगर उनके सामने का शिकार भगाना शुरू करे तो वह लोग और भी तेजी से उस पर अटैक करते हैं। जब तक वह लोग खड़े हैं साइड से, मगर जैसे ही उन्होंने कदम वहां से उठाया पक्का वह शेर उन्हें पीछा करते हुए पकड़ लेगा। हरीश रुक गया था और उसके पैर डर के मारे कांप रहे थे। वो सब हम क्या करेंगे? क्या वह लोग यही खड़े होकर उस टाइगर का खाना बनने का इंतजार करेंगे? ये तो ऑप्शन था ही नहीं। काश वह लोग उसके आइडिया के हिसाब से मार्केट से थोड़ा मीट लेकर आए होते, जिसकी वजह से वह लोग थोड़ी देर के लिए तो बच ही जाते। तभी उसकी नज़र जमीन पर रखे हुए एक पत्थर पर पड़ी और वह नीचे झुकने ही वाला था जब अनामिका ने उसे रोकते हुए कहा, नीचे बिल्कुल मत झुकना। टाइगर की आंखों में अगर तुम नीचे झुके तो वह और भी तेजी से अटैक करता है। मैंने कुछ बड़े बड़े स्टोन्स वहां पर देखे, हम उसे इसके ऊपर फेंक सकते हैं, हरीश ने एक्सप्लेन किया।
उसे प्रवोक मत करो। अगर वह टाइगर हमें खाना चाहता तो जैसे ही हमने आइलैंड पर कदम रखा है इस वक्त हम पर हमला कर चुका होता। उसके पास बहुत सारे रास्ते थे बिना किसी वार्निंग के हमें हराने के। हम इस वक्त उसकी टेरिटरी में है और यह अटैक से ज्यादा वार्निंग नजर आ रही है। तो हमारा अगला मूव क्या होगा? चुपचाप कुछ देर के लिए अभी यहीं खड़े रहो। अपने डर के बावजूद भी हरीश वहीं खड़ा था। बस मुझे फॉलो करना, हम धीरे धीरे पीछे जाने वाले हैं और वह झाड़ियां वाला रास्ता अपनाएंगे। हरीश को ये लॉजिक समझा नहीं आया मगर वह बस अनामिका की नकल कर रहा था, एक एक कदम पीछे रखते हुए, और हर एक कदम के साथ वह और भी डरता जा रहा था। टाइगर ने उन्हें पीछे हटते हुए देखा और उबासी लेते हुए पीछे मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगा। बॉस, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हरीश कांप रहा था और अनामिका के नजदीक ही खड़ा था। आप उसके बावजूद भी इतना शांत कैसे हैं? मेरे पास एक टेस्टर है। तभी अनामिका इतनी बहादुर थी। लेकिन बॉस, क्या आप सचमुच टाइगर से फास्ट हो सकती थी? अगर देखा जाए तो वह टाइगर अगर हम पर हमला कर देता है तो आपकी वह शॉटगन कोई काम नहीं आती। इंसान टाइगर्स को नहीं हरा सकते, लेकिन हम उस पर पहले हमला करेंगे या नहीं, या फिर बचेंगे या नहीं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एनीवे, सबसे बेस्ट पॉलिसी थी कि वह लोग किसी भी कीमत पर उसे गुस्सा दिलाने से खुद को रोके और फिर उसी वक्त बाकी सारे एनिमल्स की आवाजें उस आइलैंड पर सुनाई देने लगी। बॉस, चलिए यहाँ से जल्दी से चलते हैं। हरीश इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहता था। वह समीर ने सचमुच हमें यहाँ जंगल में छोड़ दिया है। कोई हमारे आने पर हमसे मिलने भी नहीं आया। क्लियरली समीर उन्हें मजाक बनता हुआ देखना चाहता था और उन पर होते हुए वाइल्ड एनिमल्स अटैक देखना चाहता था। हाँ, पक्का उसने एक अच्छा शो देखने के लिए ही मीटिंग यहाँ पर सेटअप की है। कोई भी बिजनेस मीटिंग ऐसी जगह पर नहीं शेड्यूल करेगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उनके इरादे ठीक हो। सिर्फ एक ही लाइट है इस आइलैंड पर और वह है वहाँ सामने वाले विला में। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वह समीर एक्चुअली इस हॉन्टेड जगह पर रहता है। क्या उसे इन जानवरों से डर नहीं लगता? जो भी यहाँ पर जानवर है वह उसके पालतू है। वह उसे और उसके आदमियों को बहुत अच्छे से जानते हैं और नॉर्मली ऊपर अटैक नहीं करते, और इतने समय तक इंसानों के साथ रहने की वजह से ही उस टाइगर ने तुरंत हम पर हमला नहीं किया। इस वजह से अनामिका ने हल्के हल्के पीछे जाने का फैसला लिया था। तो ये बात है, हरीश ने कहा और तुरंत कुछ समझते हुए बोला, बॉस, अगर हम अभी भगाना शुरू कर दे तो क्या आपको लगता है कि बाकी जानवर बाहर आकर हम पर हमला कर देंगे? ये पॉसिबल है। अनामिका ने दौड़ने की बजाय वॉक करना प्रेफर किया, जैसे वह कोई गार्डन में हो। वही विला के अंदर एक लड़का छोटा से टाइगर के बच्चे को ऐसे सहला रहा था जैसे वह कोई पेट कैट। उसका इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है जब उसने मॉनिटर के जरिए न्यू कमर को बहुत ही शांति के साथ उसके विला की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। ये लोग जरा सा भी डरे क्यों नहीं? जैसे ये लोग यहाँ खाना खाने के बाद टहलने निकले हो। समय पूरी तरह हैरान था। पहले भी कई बिजनेस पार्टनर्स डिप डिस्कस करने के लिए आइलैंड पर आए थे। कुछ तो शेर या फिर चीते को देखकर इतना ज्यादा डर गए कि ऑन द स्पॉट बेहोश हो गए, और एक बार तो उनका एक पालतू चिता एक बेहोश आदमी की शर्ट को पकड़कर घसीटते हुए विला के दरवाजे पर ले गया था ताकि सिक्योरिटी उसे अंदर ले जा सके। फिर एक बार एक आदमी ने अपने सामने टाइगर को देखते ही चिल्लाना और भगाना शुरू कर दिया अपनी जान के डर से, और आखिर में उस टाइगर ने टैकल कर दिया। टाइगर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बस वह लोग उसके साथ एक खिलौने की तरह खेल रहे थे, एक साइड से दूसरी साइड मारकर उछालते हुए, जिसकी वजह से वह इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपनी पेंट तक गिली कर दी थी और उस आदमी को सदमे से बाहर आने में कई दिन लग गए थे। एक और पार्टनर ने अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर और उस पर चिल्लाकर टाइगर को डराने की कोशिश की, लेकिन टाइगर उसे ऐसा देख रहा था जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो, और आखिर में कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वह वहीं बैठकर रोने लगा और उसने उस टाइगर के साथ अपनी जिंदगी के दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। जबकि ये दोनों बिल्कुल एकदम शांत थे और बिल्कुल डरे नहीं। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। हाउंड्स को भेजो इन्हें ग्रिड करने के लिए। जब समीर ने हाउंडस का नाम लिया तो वह अपने आदमियों का निकनेम नहीं बता रहा था, बल्कि वह एक्चुअली जंगली डॉग्स को उनके सामने भेज रहा था जो उसकी प्रॉपर्टी की गार्डिंग करते थे। वही हरीश अपनी बॉस को फॉलो करते हुए विला के सामने आया और उसने कंफ्यूजन में पूछा, बॉस, यहाँ पर कोई नहीं नजर क्यों नहीं आ रहा है? बल्कि उसके सामने एक वेल ट्रेड हाउंडस की लाइन लगी हुई थी और वह लोग उन्हें आते देखकर भौंकना शुरू कर चुके थे। ये हाउंडस उस टाइगर की तरह शांत बिल्कुल नहीं नजर आ रहे थे जो थोड़ी देर पहले उन्हें मिला था। हर एक टेंस और तैयार था, जैसे वह लोग गेट के अंदर कदम रखते ही उन्हें चिटफाड़ कर मार डालेंगे।
तभी अचानक ही अनामिका ने एक आवाज बजाना शुरू किया अपने होठों से। वह एक अजीब सी आवाज थी और टोन भी जैसे वह उन डॉग से कम्युनिकेट कर रही हो। ये देखकर हरीश हैरान हो गया। क्या उसकी बॉस उन हाउंड से किसी एनिमल लैंग्वेज में बात कर रही है? उसने बहुत सारी क्लिप ऑनलाइन देखी थी जिसमें लोग ऐसे कर कुछ करने की कोशिश करते थे, मगर यह रियल लाइफ थी और इस तरह हाउंडस के ग्रुप के सामने उसने एक्चुअली में किसी को इस तरह अटेम्प्ट करते हुए नहीं देखा था। क्या ये काम भी करेगा? और वही मॉनिटर के पीछे समय का मुंह लगभग खुलकर जमीन पर ही गिर गया था। एक सेकंड पहले ही वह हाउंडस पागलों की तरह वह अजनबियों पर भौंक रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड वह लोग शांत हो गए और चुपचाप नीचे बैठ गए और अचानक से अपनी पूंछ हिलाने लगे। वही समीर जो उस छोटे से टाइगर को सहला रहा था, अचानक उसका हाथ रुक गया और वह हैरान था कि जिन हाउंडस को उसने इतने सालों तक बड़ा किया है वह दो अजनबियों को इतनी फ्रेंडली साइड दिखा रहे हैं। वही हरीश की आंखें शौक और एडमिरेशन से बड़ी हो गई थी जब उसने अपनी बॉस को डायरेक्ट बिना किसी एक्सप्रेशन के उन हाउंडस के बीच से निकाल कर विला के अंदर जाते हुए कहा। वह कुछ सेकंड के लिए रुका, उसके बाद जल्दी से उसे फॉलो करने लगा। उसे और हैरानी तब हुई जब हाउंडस ने उन पर अटैक करने के लिए एक मूव भी नहीं उठाया। वह बस वहां ही बैठे रहे और अपनी पूंछ हिलाते रहे जैसे अनामिका उनकी मालिक हो। बॉस, आपने ये कैसे किया? क्या आपने उनसे कुछ कहा और वह आपकी बात समझे कैसे? वह लोग एक्चुअली आपकी बात कैसे सुनते लगे? मैंने यह अपनी एक दोस्त से सीखा था। अनामिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सीखना चाहोगे? हाँ, हाँ बिल्कुल। हरीश ने हाँ में सर हिलाया। यह एक लाइफ सेविंग स्किल थी, वह इससे ज्यादा कुछ जरूरी सीखना ही नहीं चाहेगा। मैं किसी और दिन तुम्हें सीखा दूंगी। जब अनामिका मेन बिल्डिंग में इंटर हुई तो दो बॉडीगार्ड आगे आए उनका रास्ता रोकने के लिए। कम ऑन, तुम लोग पूरे टाइम यही थे और हमें ग्रिट करने के लिए बाहर भी नहीं आए। इतने सारे हाउंडर्स बाहर थे। हम यहाँ वायरस के तौर पर बिजनेस की बातें करने आए हैं। हम थोड़ी तो हॉस्पिटैलिटी डिजर्व करते हैं ना? हरीश ने कंप्लेंट करते हुए कहा। मगर उन बॉडीगार्ड को देखकर नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है। वह लोग बिल्कुल नहीं बोले, बस उन्होंने अपना हाथ स्ट्रेच किया इंडिकेट करते हुए कि हरीश और अनामिका को पहले उसे सिक्योरिटी गेट से होकर गुजरना होगा। हरीश ने वह गेट देखा। ओरिएंटली रिच डेको के तौर पर ब्लैंड कर दिया गया था। अगर उस बॉडीगार्ड ने इशारा नहीं किया होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। गेट हरीश के गुजरते ही बजने लगा तो हरीश ने अपने सारे वेपन्स जो अपने पास रखे थे वह सरेंडर दिया। बस एक चिंगम का कंटेनर अपने पास रखा। उसने वह गम का कंटेनर सिक्योरिटी गार्ड के सामने हिलाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को देखकर कहा, मैं ये गम तो रख ही सकता हूँ, मुझे यह अपने मुंह में चबाते रहना अच्छा लगता है, तुम लोगों को भी चाहिए। बॉडीगार्ड्स ने नहीं कोई रिश्वत ली और ना ही उन्हें चाहिए थी, बल्कि उन्होंने अनामिका को आगे आने का इशारा किया। अपना बैकपैक इंस्पेक्शन के लिए देते हुए अनामिका ने अपने पर्सनल आइटम्स को स्कैन होते हुए देखा। उसका वह शॉटगन उन्होंने अपने पास रख लिया, साथ ही उसकी एक्यूपंक्चर किट भी नहीं बची। गॉड्सो ने उसे अपने पास रख लिया जो जाते वक्त उसे लौटा देंगे। सीरियसली, तुम ये छोटी छोटी नीडल्स को भी वेपन कंसिडर करते हो? क्या तुम लोग समीर के अंदर काम कर करके पागल हो गए हो? अगर कोई सचमुच वेपन लेकर अंदर आना चाहेगा तो इतने सारे जानवर है समीर के पास और इतनी सारी सिक्योरिटी गार्ड भी। वह लोग पक्का उसके ऊपर हमला करने की कुछ सेकंड के अंदर ही जमीन के 5 फुट नीचे खड़े हुए होंगे। एक छोटी सी एक्यूपंक्चर किट उनका क्या ही बिगाड़ लेगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।